हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हमने चैप्टर कंटिन्यू कर रखा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो उसके बचे हुए पार्ट को, उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड द फ्रॉग। तो आपने पहले से ही जो सिल्क मोथ है ना, रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम कीट जो होते हैं, और जो फ्रॉग है, मेंढक जो है ना, इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं। द कैटरपिलर हैज टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ। ठीक है, तो जो कैटरपिलर होते हैं उनमें भी क्या होता है कि बहुत सारे वेरियस स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेजेस से। ठीक है, जो कैटरपिलर हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए और फिर वो कैसे बन जाते हैं, अडल्ट मोथ बन जाते हैं। ठीक है, कैटरपिलर को अडल्ट मोथ बनने के लिए क्या होता है कि विभिन्न जो स्टेजेस होती हैं, विभिन्न अलग अलग जो स्थितियां होती हैं, है ना, उनसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो वेरियस स्टेजेस होने के बाद में जो कैटरपिलर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, अडल्ट मोथ बन जाते हैं। ठीक है, वयस्क में बन जाते हैं। तो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। ठीक है, तो क्लास 7th में आप सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, जिसमें वो अलग अलग जो स्टेजेस होती है उनसे उसकी लाइफ क्या होती है, अलग अलग स्टेजेस से उसकी लाइफ साइकिल गुजरती है। ठीक है, और लास्ट में उसमें क्या होता है, अडल्ट बनता है। ठीक है, तो सिमिलरली द टेडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो क्या होता है कि सेम इसी की तरह, ठीक है, जो टेडपोल होते हैं, है ना, जो लार्वा होते हैं, जो टेडपोल होते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस से गुजर के, है ना, उनमें क्या होता है, टेडपोल में आगे वो अलग अलग स्टेजेस से गुजर के अलग अलग उनमें स्टेजेस आती हैं, और अलग अलग स्टेजेस के बाद में फिर वो क्या बन जाते हैं, फ्रॉग बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज होता है जिसमें टेडपोल होते हैं अलग अलग स्टेजेस से, है ना, अलग अलग स्टेजेस आती हैं और उसमें वो फ्रॉग बन जाते हैं। और जैसे मोथ होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, है ना, मोथ नहीं, कैटरपिलर जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, वेरियस स्टेजेस आती हैं, अलग अलग स्टेजेस आती हैं, और उसके बाद में वो अडल्ट मोथ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चेंजेस होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, जिसमें जो लार्वा होते हैं, है ना, जो लार्वा होते हैं वो अडल्ट में बन जाते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। ठीक है, तो ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये जो कायांतरण है ना, ये किससे कंट्रोल होता है, जो इंसेक्ट के अंदर जो इंसेक्ट हार्मोन्स होते हैं, है ना, इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं कि ये ना कीटों के हार्मोन्स होते हैं, तो उनसे क्या होते हैं, ये नियंत्रित होते हैं। ठीक है, ये जो मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया होती है ना, कायांतरण जो होता है, ये क्या होता है, इंसेक्ट में जो इंसेक्ट हार्मोन होता है उससे नियंत्रित होता है, उससे कंट्रोल्ड होता है। तो इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। ठीक है, अब ये तो बताया इंसेक्ट का, है ना, और फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये किससे कंट्रोल होता है, थायरोक्सिन से, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। ठीक है, थायराइड जो ग्लैंड होती है ना, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ना, तो क्या होता है कि फ्रॉग में ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। और ये थायरोक्सिन कहाँ मिलती है, जो फ्रॉग होता है वाटर में होता है। ठीक है, तो उसे जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो कहाँ मिलता है कि थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो ये कहाँ से, जो पानी के अंदर जो आयोडीन होता है ना, पानी में जो आयोडीन होता है ना, उससे क्या होता है कि थायरोक्सिन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आयोडीन की प्रेजेंस में, पानी में जो मौजूद आयोडीन है ना, उसकी प्रेजेंस में, आयोडीन की प्रेजेंस में क्या होता है कि
जो थायरोक्सिन प्रोडक्शन जो होता है, थायरोक्सिन जो बनता है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ठीक है। इफ द वाटर इन विच द tadpoles आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन द tadpoles कैन नॉट बिकम एडल्ट। तो पानी में क्या होता है कि जो tadpoles होते हैं, ठीक है ना, जब वो ग्रो करते हैं तो डज नॉट कंटेन सफिशियंट आयोडीन द tadpoles कैन नॉट बिकम एडल्ट। क्या होता है कि अगर पानी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की, अगर उतना नहीं हो, है ना, पानी में अगर जितनी tadpoles को आवश्यकता है उतना आयोडीन अगर उसमें नहीं हो तो क्या होगा, उनकी ग्रोइंग के ऊपर, उनकी वृद्धि पे क्या होगा, इसका असर पड़ेगा। अगर सफिशियंट आयोडीन उन्हें नहीं मिलेगा tadpole को, है ना, तो tadpole फिर क्या होंगे, एडल्ट में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, वयस्क में नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें क्या होता है कि द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो व्यक्ति जो होते हैं, है ना, वो क्या होता है कि जो मानसिक और जो शारीरिक, है ना, जो फिजिकल और जो मेंटल जो हेल्थ होती है ना, रिगार्डिंग एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ, है ना, तो क्या होती है कि मतलब कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, है ना, क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य की और जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है ना, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ होती है उसकी जरूरत होती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स में, व्यक्तियों में। ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। अब क्या है कि जो व्यक्ति होते हैं उनको फिजिकल और मेंटल हेल्थ की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉडी कैसी रहेगी, हेल्दी रहेगी, है ना, हेल्थ बनी रहेगी। और क्या होगा, एवरी ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या है कि बॉडी को हेल्दी रखना जरूरी होता है। इसके लिए क्या होता है, फिजिकली और मेंटली क्या रहना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है ना। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, अनफिट होंगे, है ना, और बॉडी हेल्दी नहीं होगी। तो क्या होता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। तो क्या होता है कि हेल्दी रहने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो किसी भी एज का हो, उसे क्या करनी चाहिए, उसे बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। उसे बैलेंस्ड डाइट की नीड होती है, जिससे क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी बॉडी। ठीक है, द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिकेट फिजिकल एक्सरसाइज। तो क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, है ना, उन्हें क्या करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, है ना, साफ सफाई स्वच्छता रखनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अंडरटेक एडिकेट फिजिकल एक्सरसाइज। और क्या करना चाहिए, पर्याप्त क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। ठीक है, अंडरटेक का मतलब होता है शुरू करना और एडिकेट का मतलब होता है पर्याप्त। तो पर्याप्त क्या करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउ एवर दिस बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक है, जो एडोलेसेंस होते हैं, जो है ना, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि इन सब चीजों की क्या होती है, बॉडी को ग्रो करने के लिए, बॉडी की वृद्धि के लिए इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा आवश्यकता होती है। इसेंशियल का मतलब आवश्यकता। ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट्स। ठीक है, जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती है ना, वो क्या होती है कि एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये जो एडोलेसेंस होते हैं, है ना, ये कैसी स्टेज होती है, इस दौरान, किशोरावस्था के दौरान क्या होती है कि बहुत तेजी से क्या होती है, वृद्धि होती है और विकास होता है। ठीक है, रैपिड यानी तेजी से, तो तीव्र वृद्धि होती है, तेजी से विकास होता है। ठीक है, क्या होता है, हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज टू बी केयरफुली प्लान्ड। ठीक है, तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी जो डाइट होती है ना, उनका जो खान पान होता है ना, उसके लिए मतलब बहुत ध्यान से प्लान किया हुआ होना चाहिए, बहुत ध्यान से, बहुत मतलब केयरफुली होना चाहिए। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट अ बैलेंस्ड डाइट इज। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, मतलब कि जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो। ठीक है, वो होती है बैलेंस्ड डाइट। जो खाना होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हो, पोषण से भरपूर जो खाना होता है वो होता है बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, तो रिकॉल दैट अ बैलेंस्ड डाइट मीन्स दैट
द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शंस। ठीक, तो क्या होता है कि जो बैलेंस डाइट होती है इसका मतलब होता है कि ये एक ऐसा मील होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं। ठीक है, इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन यानी कि जो अपेक्षित अनुपात होता है उसमें। ठीक है, तो रिक्विसाइड प्रोपोर्शन का मतलब अपेक्षित अनुपात, जो मैं आपको पहले बैलेंस डाइट की मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताई वही चीज है कि जो एक निश्चित अनुपात में, ठीक है, जितनी जरूरत है उतने अपेक्षित अनुपात में क्या होता है बैलेंस डाइट जो होती है ना। बैलेंस डाइट में क्या क्या जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, ये एक क्या होते हैं अपेक्षित अनुपात में अगर होते हैं मील के अंदर, तो यही क्या होती है बैलेंस डाइट होती है। अवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। तो जो इंडियन मील होती है ना, भारतीय जो भोजन होता है उसमें क्या होती है, रोटी होती है या फिर राइस होती है, चावल होते हैं या दाल, पल्सेज, ठीक है, एंड वेजिटेबल्स इज अ बैलेंस्ड मील। ठीक है, तो भारतीय भोजन के अंदर जो चपाती है, रोटी है, चावल है, दाल है और जो सब्जियां हैं ये क्या है, एक बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ, और मिल्क भी क्या है, एक बैलेंस्ड फूड ही है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, और जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं, ये भी क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। नरिशमेंट मतलब कि पोषण। ठीक है, फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। ठीक है, इन्फेंट्स में है ना, शिशु में क्या होता है कि मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, है ना। तो क्या होता है, शिशुओं तक जो मदर होती है, ठीक है, मदर के मिल्क से क्या होता है, उन्हें नरिशमेंट मिलता है। शिशु जो होते हैं उन्हें मदर के मिल्क से क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस डाइट होती है इसकी भी नीड किसे होती है, मदर को होती है, जिससे मदर के मिल्क से क्या मिले, जो मदर का मिल्क है उसके जरिए जो शिशु होता है उसे भी पोषण मिले। आयरन builds blood and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry, आंवला are good for adolescents। तो आयरन जो होता है ना, ब्लड में क्या करता है कि जो ब्लड में जो आयरन होता है और जो आयरन रिच फूड होता है, जैसे कि जो लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां होती है, जैगरी, गुड़, मीट, है ना, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी मतलब कि जो आंवला होते हैं, ये क्या होते हैं, एडोलसेंस के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, किशोरों के लिए ये जो डाइट होती है ये अच्छी होती है, जो कि क्या करती है, ब्लड में आयरन को बिल्ड करती है, ब्लड के अंदर आयरन को बिल्ड करती है, ब्लड में आयरन को बनाने का काम करती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उस आयरन की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, आयरन रिच फूड खाना चाहिए। और आयरन रिच फूड जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, है ना, ये जो जैगरी है, गुड़ वगैरह, मीट है, इंडियन गूसबेरी, आंवला वगैरह, ये खाने चाहिए। ये किसके लिए अच्छे होते हैं, एडोलसेंट्स के लिए ये अच्छे होते हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। तो अपने जो ये जो आइटम्स है ना, इनमें से मतलब अपने लंच के लिए और डिनर के लिए, है ना, इस तरह की मील को आप चेक कर सकते हैं, इस तरह के आइटम्स को अपने मील के लिए चेक कर सकते हैं। इज द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, है ना। तो आप जो लंच और डिनर में जो मील लेते हैं, ठीक है, क्या वो बैलेंस्ड है, क्या या फिर क्या वो पौष्टिक है। न्यूट्रिशियस मतलब कि पौष्टिक, तो क्या वो बैलेंस्ड है, एक मतलब बराबर संतुलन में है, या फिर न्यूट्रिशियस मतलब कि पौष्टिक है। तो ये क्वेश्चन किया गया है, डज इट इंक्लूड सीरियल्स विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स एंड पल्सेज विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये जो सीरियल्स होते हैं और जो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, और जो मिल्क है, मीट है, नट्स हैं, है ना, नट्स मतलब कि जो मूंगफलियां वगैरह, और जो पल्सेज है, दालें वगैरह हैं, ये क्या करती हैं, वृद्धि के लिए प्रोटीन को प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन प्रदान करती हैं। तो ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, और जो इसमें क्या है, फैट भी शामिल है, और जो शुगर होती है ना, जो चीनी होती है, वो क्या करती है, एनर्जी देती है। ठीक है, तो व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
जो है क्या है कि ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। अब आगे देखते हैं। अब है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन मतलब कि जो स्वच्छता होती है, पर्सनल हाइजीन मतलब स्वच्छता। तो इसमें क्या है कि एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे। तो सब क्या करते हैं, प्रत्येक दिन बाथ लेते हैं, ठीक है, नहाते हैं। तो व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है वो होती है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly। ठीक है, makes the body smelly। तो क्या होता है कि नेसेसरी होता है टीनेजर्स के लिए। ठीक है, ये ज्यादा नेसेसरी होता है एवरीडे बाथ लेना, क्योंकि क्या होता है उनके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वो ज्यादा सक्रिय होती हैं, है ना। ज्यादा सक्रिय होती है तो कई बार क्या होता है कि उनकी बॉडी से क्या आती है, स्मेल आती है, दुर्गंध आती है पसीने की। ठीक है, तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। तो बॉडी के हर पार्ट को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, है ना। हर रोज क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंशन्ड देयर आर चांस टू कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो जब क्लीनलीनेस नहीं होगी, है ना, क्लीनलीनेस मतलब कि अगर जब स्वच्छता नहीं होगी, है ना, पर्सनल हाइजीन नहीं होगा, तो क्या होगा कि उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस कब होते हैं, जब पर्सनल हाइजीन नहीं होगा, जब क्लीनलीनेस नहीं होगी, स्वच्छता नहीं होगी, तो क्या होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो गर्ल्स के अंदर क्या होती है कि स्वच्छता के मतलब कि स्पेशल केयर की जरूरत होती है। गर्ल्स को क्या होती है, साफ सफाई की ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है। और किस दौरान जरूरत होती है, जब मेंस्ट्रुअल फ्लो का टाइम होता है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना, फ्लो होता है, तो उस दौरान गर्ल्स को क्या होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है। ठीक है, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होता है। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। ठीक है, तो इसके लिए मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या है, उन्हें पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो क्या होता है कि उन्हें जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं या फिर क्लीन जो होममेड पैड्स होते हैं, उसका यूज लेना होता है। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो रोज 4 से 5 घंटों के बीच, है ना, हर 4-5 घंटे में डेली क्या है कि पैड जो होते हैं उन्हें चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें बदलने की जरूरत होती है। फिर है फिजिकल एक्सरसाइज। वॉकिंग एंड प्लेइंग इज फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। तो चलना और जो प्लेइंग है मतलब खेलना और चलना जो होता है ना, फ्रेश एयर के अंदर, वो क्या करता है, बॉडी को फिट और हेल्दी बनाता है। ठीक है, फ्रेश एयर में, ताजी हवा में खेलना और वॉक करना क्या करता है, बॉडी को फिट और हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। तो जितने भी यंग बॉयज होते हैं और जो गर्ल्स होते हैं, उन्हें वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। अब आगे देख, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, जो ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, उन्हें ना कहना चाहिए। ठीक है, एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, जो एडोलसेंस है, जो किशोरावस्था होती है, ये क्या है कि इसमें क्या होता है, इस दौरान, इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में क्या होता है कि मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, वृद्धि के लिए। ठीक है, क्या होता है
कि जो एक्टिविटी है बॉडी में, है ना, और माइंड की जो एक्टिविटी है ये क्या है, ग्रोइंग का ही एक नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, एडोलसेंस के अंदर, है ना, एडोलसेंस किशोरावस्था के दौरान क्या होता है कि जब ग्रोइंग होती है, वृद्धि होती है ना, तो बॉडी में एक्टिविटी और जो माइंड की एक्टिविटी है ये क्या है, नॉर्मल पार्ट होता है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो इसके लिए किसी भी तरह की मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इनसिक्योर मतलब असुरक्षित। ठीक है, इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इन यू इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर आपको कोई सजेस्ट करे, है ना, आराम पाने के लिए, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, उससे आराम पाने के लिए अगर आपको कोई सलाह दे कुछ ड्रग्स लेने की, कोई दवा लेने की, तो क्या करना चाहिए, मना करना चाहिए। ठीक है, अगर वो दवा डॉक्टर द्वारा क्या है, प्रिस्क्राइब नहीं है ना, प्रिस्क्राइब मतलब निर्धारित नहीं की गई है, तो वो आपको दवा नहीं लेनी चाहिए। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स की क्या, दवाइयों की क्या है, आदत पड़ सकती है। ठीक है ना, लत लग सकती है। एडिक्टिव यानी लत लगना। इफ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन। अगर आपने, ठीक है, तकलीफ में, दर्द में एक बार दवाई ले ली तो आपको महसूस होगा कि हमें ये बार बार में लेनी चाहिए। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। ठीक है ना, ये बॉडी को क्या करती है, अगर लंबे टाइम तक लेते रहेंगे ऐसे ही दवाइयां, तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। हार्म यानी नुकसान पहुंचाना। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये क्या कर सकती हैं, हेल्थ को, है ना, स्वास्थ्य को, और जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशियां होती हैं, उन्हें बर्बाद कर सकती है। रूइन यानी कि बर्बाद करना। ठीक है, नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस। ठीक है, HIV। तो आपने एड्स के बारे में सुन रखा होगा। ठीक है, ये किससे होता है, ये डेंजरस वायरस होता है, HIV वायरस। ठीक है, जिसके कारण एड्स डिजीज होती है, एड्स बीमारी होती है। दिस वायरस कैन pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs। ठीक है, तो ये जो वायरस होता है ये कैसे होता है कि नॉर्मल पर्सन को अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज, ठीक है, लगा दी जाए, है ना, ड्रग्स को इंजेक्ट करने के लिए, है ना, इंजेक्शन लगाने के लिए। ठीक है, मान लो कि भाई कोई एड्स से ग्रसित कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी सिरिंज को अगर आपने नॉर्मल पर्सन के, है ना, लगा दिया तो क्या होगा, इससे वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। तो ये क्या होता है कि जो शिशु होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, है ना, तो जब अगर मदर इस चीज से इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है, तो वो क्या होता है कि जो वो शिशु होता है वो अगर मदर का दूध लेता है, ठीक है, तो वो उस दूध के जरिए भी ये जो इन्फेक्शन है ये पहुंचता है। ठीक है, प्रेषित होता है। ये एक संक्रामक बीमारी होती है। ट्रांसमिटेड यानी संक्रामक बीमारी होती है और ये प्रेषित होती है। ठीक है, एक से दूसरे पर्सन में। ठीक है, और ये इस तरीके से प्रेषित होती है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, उसका दूध अगर उसका बच्चा ले रहा है, उसका शिशु ले रहा है, तो उस दूध के जरिए भी ये इन्फेक्शन उस बच्चे में, मदर से उस बच्चे में पहुंच जाएगा। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। ठीक है, तो ये जो वायरस होता है ना, ये सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। ठीक है ना, इन्फेक्टेड विद HIV। ये जो HIV वायरस होता है, ठीक है, HIV से क्या होता है कि ये इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में भी ये जो ट्रांसमिटेड, ये जो संक्रामक और ये प्रेषित होने वाली चीज होती है, जिससे ये वायरस क्या होता है, हेल्दी पर्सन से, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।